नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आज भारत में एक लड़की को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के पीछे जो वजह थी और मुसलमानों ने कितनी मशक्कत की, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही अब रशिया में जंग के कैसे हालात हैं उसके बारे में भी आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। और साथ ही आज हमास ने सीज फायर को लेकर एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया है, इसके बारे में भी आपको वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही ईरान में क्यों एयर स्पेस बंद करना पड़ा, इसके बारे में भी आपको इत्मीनान के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आपको अन्य किसी पोर्टल पे बहुत कम चांसेस हैं कि डिटेल में मिले। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर आपको मैं सुनाऊंगा गजा के सीज फायर को लेके। गजा के सीज फायर को लेके चर्चाओं के बाजार गर्म है। अलग अलग न्यूज़ चैनल पे आपको अलग अलग चीज़ें भी पता चल रही होंगी कि हमास एग्री हो गया, इजराइल पहले से एग्री है, बिटकॉप ने क्या प्रपोजल रख दिया। लेकिन अब इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रिसर्च करके आपको बताएंगे, उनको जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सीज फायर इतना आसान नहीं है। इस सीज फायर को लेके आरोपों का दौर पहले से ही शुरू हो गया। सीज फायर जो होना था, जिसमें ये डील होनी थी कि अब दोनों देश एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, यानी इजराइल फिलिस्तीन पे नहीं करेगा, फिलिस्तीन के लोकल ग्रुप से कोई हमला इजराइल पे नहीं होगा। ये चीज़ें इससे पहले कि अमल में आ पाती और दूसरी चीज़ें अमल में आ गई। जैसे आज इजराइल ने फिर से गजा के ऊपर बड़ा हमला किया और इस हमले में जो कैजुअल्टी हुई है, अगर उसके बारे में आपको बताऊं तो 22 से ज़्यादा मासूमों की मौत हुई है। 22 लोगों की। 22 लोगों को मारने के बाद इजराइल ने कहा कि हम सीज फायर की शर्तों पर पूरी तरीके से तैयार हैं, हम अमेरिका के तमाम प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि अब हमारा सीज फायर हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इसी के बाद हमास की बारी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब यूएस को जवाब दिया और कहा कि हम भी रेडी हैं। लेकिन यूएस ने जो प्रपोजल रखा था, उस प्रपोजल में हमास ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। जैसे यूएस का कहना था कि 2 फेज में होगा 60 दिनों के अंदर, यानी टोटल जो सीज फायर होगा उसकी जो टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन होगी वो 60 दिनों की होगी। लेकिन जो डील होनी है वो 2 दिनों में होगी, यानी 2 बार में। एक बार में 5 लोग, दूसरी बार में 5 लोग। हालांकि 10 जिंदा छोड़े जाने थे और 18 के करीब मुर्दा यानी डेड बॉडीज को हमास छोड़ता और इसराइल तक पहुंचाता रेड क्रॉस। अब इसमें हमास ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। इनका कहना है कि हम 2 फेज में नहीं बल्कि 5 फेज में चाहते हैं। 5 फेज का मतलब कि हम चाहते हैं कि दो 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 करके हम 5 बार में 10 जिंदा को छोड़ दें और ऐसे ही कुछ बांट के 5 बार में हम 18 मुर्दों को भी छोड़ दें। अब इस पे इजराइल ने अपना ऑफिशियली बयान दिया और इजराइल का कहना है कि जानबूझ के हमास नहीं चाहता सीज फायर हो। अब यहाँ पे कहानी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू आप समझिए, जो चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं कि भाई हमास मॉडिफिकेशन कर रहा, तो आपको देखने में लग सकता है कि हमास चाह रहा है कि सीज फायर ना हो। लेकिन अब इसमें आप एक पहलू और देखिए कि इजराइल खुद हमला करके 22 लोगों की जान ले लिया। आज की बात बता रहा हूँ, अभी तक जब मैं रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूँ, चंद घंटे ही हुए हैं सुबह से, इसी चंद घंटों में इजराइल ने 22 लोगों की जान ले ली। अब इधर 22 लोगों की जान लेना और इधर हमास का कहना कि हम 2 फेज में नहीं बल्कि 5 फेज में चाहते हैं, तो इसमें इजराइल को अपनी गलती कम लग रही और हमास की गलती ज़्यादा दिख रही। यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगले ने बस थोड़ी सी शर्त रख दी तो वो विलेन बन गया, वो खराब हो गया और आप 22-22 लोगों की जान लेके भी अपने आप को हीरो समझते हैं। खैर, ये सीज फायर को लेकर अहम अपडेट थी, मुझे लगा आपको बताएं। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर निकल के सामने आई है ईरान से। और ईरान में अचानक से जो वहाँ के दक्षिणी पूर्वी एयर स्पेस थे, यानी एयर स्पेस का मतलब कि जिस रास्ते से हवाई जहाज निकलते हैं उसको एयर स्पेस कहा जाता है। तो जो ईरान के साउथ और पूरब के बीच का इलाका था, वहाँ पे 1 जून और 2 जून को जितने सिविल एयरक्राफ्ट होंगे, यानी ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें आम आदमी बैठ के जाता है, लोकल पैसेंजर उड़ के जाते हैं, ऐसे तमाम एयरक्राफ्ट को बैन कर दिया गया। यानी कोई भी जहाज अब उस इलाके से नहीं उड़ सकता 1 और 2 तारीख को। अब बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसको लेके जो ईरान के ऑफिशियल्स बता रहे हैं, अगर उसको मैं आपको बताऊं तो ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है कि 1 जून और 2 जून को लगातार मिसाइलें बरसेंगी, लगातार ड्रोन्स दागे जाएंगे, लगातार रॉकेट्स दागे जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर ये ड्रोन, ये रॉकेट किसके ऊपर, तो इसका जवाब अभी तक निकल के नहीं आया। क्या ये इजराइल की तरफ से ईरान पे आएंगे, या फिर ईरान की तरफ से इजराइल पे जाएंगे, या फिर ये कोई प्रैक्टिस है, या फिर कोई एक्सरसाइज है, या फिर कोई और चीज़ है, कोई परीक्षण है, क्या है, कुछ नहीं पता।
हालांकि अभी तक मुझे नहीं पता और मैं गलत जानकारी अब तक देना नहीं चाहता। तो 1 और 2 तारीख को बंद रहेगा एयर स्पेस। क्यों रहेगा? क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें वहां से निकलेंगी। किसके लिए निकलेंगी, किसकी तरफ से निकलेंगी, अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी कुछ क्लियर नहीं है। खैर, बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। आज मुनिच एक जगह है और यहाँ पे यूएफए चैंपियंस लीग होनी थी। एक अपने आप में बहुत बड़ी लीग होती है और यहाँ पे आज फिलिस्तीन को लेके लोगों ने जो कुछ किया, ये जानने के बाद अब खुश हो जाएंगे। आज यहाँ पे हजारों की तादाद में, हालांकि हजार कहना गलत होगा, कम से कम दसियों हजार की तादाद में लोग फिलिस्तीन का झंडा लिए सड़कों पे मार्च कर रहे हैं इस मैच से पहले, और पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरों को इस तरफ खींच रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आखिर फिलिस्तीन में हो क्या रहा, फिलिस्तीन में आखिर चल क्या रहा। ये बात ये हजारों 10,000 की तादाद में जर्मनी के लोग थे। आपको न्यूज आर्टिकल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें एक शब्द लिखा है 1000, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने विजुअल्स देखे ये 10,000 के आसपास लोग थे। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा तबका सड़कों पे निकला है फिलिस्तीन के लिए। हालांकि इसके बारे में हमारे देश की मीडिया और जितने वेस्टर्न सपोर्टेड मीडिया हैं उसमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग न्यूज चैनल पे, अलग अलग वेरीफाइड सोर्स पे मैंने इस खबर को जब वेरीफाई किया तब पता चला कि आज वहां पे इतनी बड़ी घटना घटी। खैर, गजा में मदद को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई और अब तक पता चला कि 700 से 900 ट्रक वहां पे मदद के लिए भेजे गए हैं। 700 से 900 ट्रक सुनने में आपको ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा लग सकता है, काफ़ी मजबूत लग सकता है और सुनने में ऐसा लग सकता है कि अगर इतने ट्रक वहाँ पे पहुँच गए तो खाने की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन UNRW की रिपोर्ट अगर आपके सामने रखूँ तो उन्होंने कहा है कि जितना खाना अभी तक गजा के अंदर पहुँचा है, जितनी मदद पहुँची है, ये खाना, ये मदद केवल और केवल 10% यानी 10% लोगों के लिए ही पर्याप्त है। गौरतलब और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गजा के अंदर लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग रहते हैं। क्या 700 ट्रक खाना 25 लाख लोगों के लिए पर्याप्त है? क्या 700 ट्रक या फिर 900 ट्रक, चलिए सहूलियत के लिए हम 1000 ट्रक खाना मान लें, तो क्या 25 लाख लोगों को 1000 ट्रक खाना पूरी तरीके से पेट भर देगा? अब ये सवाल मेरा आपसे है। जिस मदद की गुहार इजराइल लगा रहा था कि हमने बहुत मदद होने दी, जिस मदद के बारे में तमाम मुल्क कह रहे थे कि गजा में काफ़ी ट्रक पहुंच गई, उनसे अब मेरा सवाल है कि क्या 1000 ट्रक से 2.5 लाख लोगों को, 25 लाख लोगों को खाना खिलाया जा सकता है? और अगर खिलाया जा सकता है तो आप अपने मुल्क में खिला के एक बार देख लें। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रूस में अचानक से 50,000 सैनिकों को बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया, वो भी ऐसे दौर में जब ये कहा जा रहा था कि सीज फायर होगा रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसे हाल में जब 50,000 लोगों को अचानक से सड़कों पे और बॉर्डर पे तैनात किया गया, 50,000 आर्मी के जवानों को तैनात किया गया, तब पता चल रहा है कि शायद रशिया यूक्रेन के साथ बड़ी जंग लड़ने के मूड में है। दमास्को की अगर रिपोर्ट बताएं तो वहां से भी ये खबर निकल के सामने आई है कि यूक्रेन के कई सारे गांवों पे रूस ने कब्जा कर लिया है। यानी अमेरिका के साथ एक तरफ सीज फायर की बातें तो चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा यूक्रेन के लिए भी कहीं ना कहीं अब तरस आता है। यूक्रेन बहुत बुरी तरह फंस गया दोस्तों। यूक्रेन की हालत ऐसी है कि अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के चढ़ाने पे जंग के मैदान में तो यूक्रेन कूद गया, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं बचा। गांव के गांव कब्जा हो रहे हैं, रशिया लगातार हमला कर रहा है, चूंकि रशिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यूक्रेन को किसी से मांगना है, रशिया के पास खुद के हथियार हैं, तो अपने और दूसरों की चीज़ों में फ़र्क होता है। खैर, ये बात सबको समझनी चाहिए, इजराइल को भी समझनी चाहिए कि आज आपके पास मांगे हुए हथियार हैं, कल ना हो तो आप क्या करेंगे। खैर, जाते जाते आपको भारत की एक खबर बताता हूँ। एक लड़की है, हालांकि नाम लेना मेरे लिए सही नहीं है, नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने इसके वीडियोस देखे होंगे। इसने पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनको लेके एक अश्लील टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में इन्होंने कुछ गालियां दी थी। आज इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद, जहां हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हजारों लोग अरेस्ट वारंट के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे थे, फाइनली इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। अच्छी खबर है, लेकिन इसमें एक बुरी खबर भी है, और ये खबर मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे पोस्ट मैंने देखे जहां इस लड़की को धमकी दी गई कि तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे, और ये लोग अपने आप को मुसलमान बताते हैं। आप सोचिए, इस्लाम में एक लड़की का अगर हिजाब गिर जाए तो हिदायत दी गई कि आप उधर से मुंह फेर लें, लड़की अपना हिजाब उठा ले, और ये लोग इस्लाम को कैसे गंदा करते हैं। मान लीजिए ये लड़की तो गुनहगार, इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका हिसाब तो ऊपर भी होगा, लेकिन आप सोचिए एक लड़की की इज्जत लूटने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना, मुझे नहीं लगता सही है। खैर, मेरे अपने दर्शकों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कुछ भी करें, गला भी काटें तो इज्जत से काटें।
हालांकि ऐसा कुछ ना करें, लेकिन ये कभी जंग में हो तो जो भी करें मर्दानगी के साथ करें। ऐसा कुछ ना करें कि किसी लड़की को ऐसी घिनौनी धमकी दें। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।